में से 100 नंबर फिजिक्स में, 272 मार्क्स आउट ऑफ 300, 99.9933 परसेंटाइल। आप मेरे लिए बड़े भैया जैसे रहे हो। तो मैंने आपसे मेनली मेहनत करना सीखा है। मतलब यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो पहले खुद एवरेज रहा हो। जैसे मेरी सिचुएशन थी, मैं कुछ था नहीं 10th तक, और बाद में वो रैंकर बना हो। तो बहुत रिलेटेबल है, और ऐसी टिप्स फॉलो करने से पॉसिबिलिटी तो थी कि मैं अभी रैंक लाऊं, और आई लास्ट में। तुम 141 रैंक लेके आए तो मेरे को बड़ा बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो 10th में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था। पूरा दिन ऐसे मस्ती मजाक छोटे भाई के साथ टाइम पास करने में निकल जाता था। लेकिन वो बुक पढ़ के ना तो जेईई मेंस निकल सकता है, ना एडवांस निकल सकता है। तो मैं सोचा था अगर 4 महीने में आप 247 ला सकते हो, तो अगर इन्हें 2 साल पूरा एक सही सिस्टम मिला होता, तो फिर ये वन भी लाए होते। हो सकता है। तो इन्हें सारे वो सारे के सारे मेथड्स पता है जिससे वन लाई जा सकती है। तो अगर इनकी गाइडेंस हम फॉलो करें तो हम भी वन ला सकते हैं। मैंने जब डोमिनेट जेई पढ़ी थी, उस टाइम में मेरे को पता चला था कि जेई में सैक्रिफाइसेस बहुत देने पड़ते हैं। मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री लेने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशान जिंदल और आज की इस वीडियो में हम बिहार से बिलोंग करने वाले श्रेष्ठ झा की स्टोरी सुनेंगे। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। किस तरह 10th में एक एवरेज बच्चा जिसकी 11th भी वेस्ट हो गई, उसने जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 141, मतलब 99.99, क्या क्या है, कितने 9 है और क्या है, थोड़ा तुम बताओ श्रेष्ठ। 99.9933% है। 99.9933 ऑल इंडिया रैंक 141, 99.9933 और सिर्फ 99 परसेंटाइल में कितना फर्क होता है मैं आपको कैसे बताऊं। मैं बता नहीं पा रहा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, मतलब जितनी आपको मेहनत एक 60 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल आने के लिए करनी पड़ती है ना, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत आपको 99 से 99.9933 परसेंटाइल तक करनी पड़ती है। और ये आपके कितने मार्क्स थे जेई मेंस में श्रेष्ठ? 272। 272 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो 300 का 90% होता है 270। तो 90% से ज्यादा मार्क्स उस बंदे के तुम्हारे 10th में कितने थे? 89%। 89% 10th में आए, और जेई मेन में 90% से भी ज्यादा। तो ये ग्रोथ की स्टोरी आज हम सुनेंगे और इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो तुम उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग 95% ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं अब तो आईआईटी बॉम्बे सीएस कंफर्म? मतलब मेरे हिसाब से बोर्ड में अगर फुल मार्क्स भी ले आओ, तो भी जेई का तो गारंटीड ही नहीं है। मतलब सिलेक्शन भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 95% लाने वाले भी लाखों लोग हैं। ठीक है, तो उन उन सब मतलब हजारों लाखों लोगों से पीछे हमारा श्रेष्ठ था कि उसकी 89 एक एवरेज ही है एक साइंस में, क्योंकि देखो टॉप जो स्कोर करने वाले होते हैं वो लोग साइंस में जाते हैं। तो साइंस स्टूडेंट्स में 89 काफी एवरेज माना जाता है। तो आप सोचिए वहां से ये बंदा ऑल इंडिया रैंक 141 पे गया है। आप लोगों का अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। इस तरह के अगर पॉडकास्ट देखने लग जाओ तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से एंड तक सुनेंगे, इसमें बहुत सारी इंसाइट्स हैं आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन को चेंज करने में मदद करेंगी। और श्रेष्ठ की 141 रैंक आई है, आप भी इस तरह की रैंक लाएंगे अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो, जो इस वीडियो में मिलेंगी। तो श्रेष्ठ जैसे, तो श्रेष्ठ का नाम श्रेष्ठ, नाम भी श्रेष्ठ है भाई का। वाह। तो श्रेष्ठ, तुमने 10th में 89% बताए अपने मार्क्स, तो कैसा था 10th में, कैसा तुम्हारा रहता था? तो 10th में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था। पूरा दिन ऐसे मस्ती मजाक छोटे भाई के साथ टाइम पास करने में निकल जाता था पूरा साल। कोविड था तो फिर टाइम पास में यूट्यूब या उस टाइप के टाइम पास में निकल गया था। अच्छा, और मुझे मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? मैं आपको 10th के मिड से देखता हूँ। 10th के मिड से देखते हो? अच्छा, 11th कैसी रही? 11th में भी ऐसे कुछ खास किया नहीं था मिड तक। 11th में जैसे नवंबर तक तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं था। थोड़ा बहुत जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो घर आके रिवाइज कर लिया उस टाइप से। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन का चंक मानेंगे नहीं उसको। टर्निंग पॉइंट कब आया? मतलब जब मैं 11th के मिड में पहुंचा था, तब एक तो मैंने आपकी जो बुक है डोमिनेट जेई, वो पढ़ी थी। डोमिनेट जेई पढ़ी? और हाँ, कैसी लगी डोमिनेट जेई? डोमिनेट जेई अच्छी बुक है। अगर
किसी के पास टाइम हो 3-4 घंटे में तो खत्म हो जाती है पूरी। 3-4 साल पहले मैंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, डोमिनेट जेई। तो होता क्या है, जेई में जितने भी लोग टॉप में रैंक्स लेके आते हैं वो लोग 4-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 9th से, 7th से, 6th से। और मैं उनमें से था। ज्यादातर जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं उनको 11वीं में आके तो पता चलता है जेई जैसा कोई एग्जाम है। उसके बाद भी मैंने वहां से ऑल इंडिया रैंक 247 कैसे हासिल की, ये स्टोरी मैंने जेई एस्पिरेंट्स के लिए, अपनी स्टोरी एज इट इज हूबहू जो हुआ मेरे साथ वो लिख दिया। और यही सोच के लिखा था कि देश के कोने कोने में बहुत सारे एवरेज एस्पिरेंट्स होंगे जो मेरे जैसी सिचुएशन में होंगे, वो इससे रिलेट करेंगे और इंस्पायर होंगे। और आज जब मैं देखता हूँ तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट्स श्रेष्ठ, जिन्होंने भाई मेरी बुक पढ़ के, और मेरे से भी अच्छी रैंक, मेरी 247 रैंक थी, तुम 141 रैंक लेके आए, तो मेरे को बड़ा बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और ऐसा लगता है जैसे मैंने गंगा स्नान कर लियो। तो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें। और आगे भी तुम ऐसी तरक्की करो। डोमिनेट जेई से और मुझसे क्या सीखा तुमने? मतलब मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट था 10th तक। अभी आपने, मैं आपको बड़े भैया टाइप ही मानता हूँ। तो फिर मैंने आपसे रिलेट करने की कोशिश की कि मैं 10th तक बहुत एवरेज था मैं भी। आपने तो लास्ट के 4 महीने में प्रिपरेशन करी थी ढंग से, बाकी तो गाइडेंस आपको ठीक से मिला नहीं। तो मैं सोचा था अगर 4 महीने में आप 247 ला सकते हो, तो अगर इन्हें 2 साल पूरा एक सही सिस्टम मिला होता तो फिर ये वन भी लाए होते, हो सकता है। तो इन्हें सारे वो सारे के सारे मेथड्स पता है जिससे वन लाई जा सकती है। तो अगर इनकी गाइडेंस हम फॉलो करें तो हम भी वन ला सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो पहले खुद एवरेज रहा हो। जैसे मेरी सिचुएशन थी, मैं कुछ था नहीं 10th तक और बाद में वो रैंकर बना हो। तो बहुत रिलेटेबल है, और ऐसी टिप्स फॉलो करने से पॉसिबिलिटी तो थी कि मैं भी रैंक लाऊं, और आई लास्ट में। 141 रैंक आई? क्या बात। हम्म। तो कहने का मतलब तुम ये कह रहे हो, तुमने ये देखा, यार यही समझदार इंसान की पहचान होती है कि तुमने देख लिया कि भाई ऑल इंडिया रैंक 247 आई है मेरी, और किस सिचुएशन से ये तो, मतलब कुछ तो बात कह रहा होगा उसमें सेंस होगा, और यू वेंट टू द डेप्थ्स ऑफ इट। कोई बंदा है ऊपर से देख के कुछ भी कह रहता है कि हाँ यार इसने ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, एचसी वर्मा ये कैसे बोल दिया कि सफिशिएंट नहीं है। जो भाई है वही बोला है ना। तुम्हारा क्या कहना है एचसी वर्मा पर? एच सी वर्मा में उसे, मैं ऐसा मानता हूँ वो बुक थियोरेटिकली कंप्लीट है, उस बात में कोई मना ही नहीं है। लेकिन वो बुक पढ़ के ना तो जेईई मेंस निकल सकता है, ना एडवांस निकल सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन, अब सारे एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं। तो पढ़ो, लेकिन सिर्फ थ्योरी के लिए प्रैक्टिस हमें अलग से करनी पड़ेगी। राइट, मैंने मैंने भी अपनी वीडियो में यही एग्जैक्टली बोला कि जेई एडवांस्ड या मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। फिजिक्स की किताब है, जेई की नहीं है। अब इस पर भाई समझने वाला समझ गया, और नहीं समझने वाला भाई उसको क्या, कौन समझा सकता है। एनीवे वेरी गुड यार। तो तुमने देखा यहाँ पर, ये बंदा जेई मेंस में 141 रैंक लेके आया, ये भी यही कहता है कि एचसी वर्मा सफिशिएंट नहीं है। तुम सबको ये समझाओ अब कि वो 89% वाला बंदा, वो जेई मेंस में 99.9933 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचा, उसने कितनी मेहनत की? जो मेहनत लगी वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारी कोचिंग होती थी, उसको खत्म करने के बाद भी मैं 6-7 घंटे मतलब रात को पढ़ता था। मैं सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं रात को 10 बजे आया, तो फिर उसके बाद से 4:30-5 ऐसे बज जाते थे रात को ही। ऐसा भी है कि मैंने जब डोमिनेट जेई पढ़ी थी, उस टाइम में मेरे को पता चला था कि जेई में सेक्रीफाइसेस बहुत देने पड़ते हैं। ऐसे ही रैंडमली किसी की भी रैंक नहीं आ सकती है, तो मेहनत बहुत लगेगी। ऐसे कर करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर करके जितने भी मेरे को लगते थे कि डाउट्स है वो सब क्लियर करके मैं रैंक लाया ये वाली। क्या बात है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बहुत सारी मेहनत। अच्छा एक बात मेरी ये हुई, तुमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोला, तो तुम्हारे हिसाब से कितना जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? तुमने मेहनत तो करी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये कब एहसास हुआ तुम्हें? मेरे को ये एहसास हो गया था कि मैं कितनी मेहनत डाल लूँ, लेकिन अगर मैं सही तरीके से नहीं कर रहा, अगर मान लो मैं कोई एक रैंडम सी छोटी सी बुक है जेई मेंस स्पेसिफिक, और उसके मैं 1,000 क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सब सेम टाइप के हैं, तो कुछ सीखना नहीं मिल रहा है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी जेई एडवांस और मेंस, मेंस फिर भी कम है, लेकिन एडवांस तो कम्प्लीटली यही चेक कर रहा है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है। सिलेबस कवरेज पे ज्यादा फोकस करके रैंक ना तो मेंस में आएगी ना एडवांस पे आएगी। दोनों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो टू सम एक्सटेंट चाहिए ही है। तुम्हारी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक कितनी आई? 593। 593 रैंक आई। तो जैसे मैं भी यार रैंक करूँ, 247 रैंक आई थी मेरी। तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि तुमने 593 रैंक, जिसकी भी इस रेंज में रैंक है, ठीक है,
वो बंदा जेई मेंस में 220 200 नंबर तो आराम से ला सकता है, 230 भी ला सकता है। ठीक है। हम्म। वहां यार 230 एक बात है, और 270 272 बहुत बड़ी बात है। ये 50 नंबर का फर्क कोई कैसे लेके आए? ये जो 50 नंबर है उसके लिए आपको लिटरली सिलेबस का हर कोना पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते जेई मेंस के लिए, क्योंकि अब जिस टाइप से जेई मेंस के 12-13 शिफ्ट होने लगे हैं, वो अब आपको हर लाइन से पूछना चालू कर दिए हैं। इसलिए जब आप नोट्स बनाएं केमिस्ट्री के तो खासकर छोटी छोटी ट्रिवियल चीजों पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वो छूट गई तो वही डिसाइडिंग है। जैसे मेरे 85 नंबर आए थे 100 में से केमिस्ट्री में, वो जो 3 नंबर गए थे मेरे, वो नॉलेज की कमी कैसे नहीं गए थे। लेकिन अगर मैंने वो नॉलेज मेरे पे नहीं होता ना तो फिर मेरे शायद तक 75 70, अगर 15 मार्क्स भी मेंस में गिरते तो फिर बहुत बड़ा रैंक में जंप आ जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हो रहा है ये? तुम्हारे 272 मार्क्स थे, यानी 200 में हम्म। से 28 कम, तो तुम्हारे, यानी कि, और उसमें 15 नंबर सिर्फ केमिस्ट्री में कट गए। मैथ्स में कितने मार्क्स थे? 87 87। और फिजिक्स में? फुल। 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर फिजिक्स में। तो इसका राज बताओ कि 100 नंबर, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी बंदा मेहनत करे, अच्छा करे, 80 85 जैसा भाई मैथ्स में लेके आया, केमिस्ट्री में लेके आया, इतने मार्क्स आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं। ये 80 से 100 बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये कैसे हुआ ये बताओ? मतलब मैं बताता हूँ, मेरा जो फर्स्ट मेंस था तब मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि जब भी हम पेपर देके बाहर आते हैं ना, तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि काश ये पढ़ लिया होता, ऐसा कुछ। बाहर आके सब यही बोलते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट मेंस में मेरे आए थे 85 फिजिक्स में, लेकिन फिर उससे 100 तक पहुंचने में ना सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना मैंने सीखा था बीच के 3 साढ़े 3 महीनों में, कि कैसे कंट्रोल करूँ। तो सिली मिस्टेक्स पे तुमने बहुत ध्यान दिया जिसकी वजह से मार्क्स बढ़ गए। अच्छा, हम्म। इस पे आते हैं। एक तो पहले ये बताओ, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देने के लिए क्या किया तुमने? सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देने के लिए मैंने ये रखा कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मेरा दिमाग मेरे हाथ से आगे ना निकल जाए। कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं और लिखते कुछ और है। जैसे कि 2 × 3 5 लिख दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप कर दिया, उस टाइप की चीजें। तो वो नहीं करना है। और जब हम लोग लिख रहे हैं ना तो पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रैंडमली बस ये दिया है, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो बस जो इक्वेशन पता है उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो वो करने से तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही नूब हरकत है, ये तो कभी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। तुमने बताया कि यार 85 मार्क्स थे, तुमने 100 कर लिए सिली मिस्टेक्स। पर 100 सिर्फ सिली मिस्टेक से भी नहीं हो सकता, उसका रीजन बता रहा हूँ। कि आप सब कुछ कर लो, पूरे परफेक्ट बन जाओ जे एडवांस के हिसाब से, तब भी मेरी उम्मीद में 80 85 से ऊपर फिजिक्स में लाना मेंस में मुश्किल है। तो वो 10 15 नंबर लाते कैसे हैं वो भी समझाओ। वो 10-15 नंबर के लिए ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। उसमें था कि सोलेनॉइड है, और मतलब वो सेंसिटिविटी कितनी चेंज हुई लेंथ बढ़ाने से, रेजिस्टेंस बढ़ाने से, ऐसा पूछा था। अभी उसमें दो आंसर थे, दो आंसर पॉसिबल है और दोनों ऑप्शन में दिए थे। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही आंसर है, तो एनसीईआरटी मैंने तब पढ़ी नहीं थी इतनी, तो अब वो मेरा गलत हो गया। या फिर एक और गलत हुआ था मेरा, जिसमें वो लोग ने टेबल लेके पूछ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, वो भी एनसीईआरटी का, वो भी नहीं पढ़ा था। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी तो जेईई मेंस के लिए पढ़ के जानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार उन्हें नजर में नहीं आएंगी, 3-4 बार पढ़ने पे आएंगी। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी जेईई मेंस से पहले पढ़ के जानी चाहिए। मेरी एक बात सब सुन लो, ठीक है? दो तीन बातें हैं। एक तो ये, अगर आप एडवांस सेंट्रिक प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो बंदे हो अगर आप, जो एडवांस के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ऑल थ्रू, तो और उसके पास मेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और उसको पूरा यकीन है कि एडवांस हो जाएगा, अगर आप ऐसे बंदे हो, तो आप चाहो तो ये जो चैप्टर या जो एनसीईआरटी का पोर्शन बोला है श्रेष्ठ ने, एक बार को ये छोड़ भी सकते हो। वहीं अगर आप दूसरे वो बंदे हो जिसको मेंस में यार किसी भी तरह स्कोर खींचना है, तो ये जो श्रेष्ठ ने पोर्शंस बताए हैं, इनसे एक्चुअल में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये पार्ट्स आसान है। एनसीईआरटी इतनी पतली सी बुक है, आप वो अगर डिटेल में पढ़ के आपको ऐसे कोने कोने से मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये मुफ्त के मार्क्स है। तो इनको आप एज अ बोनस स्कोर समझ के, अगर आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बोनस है। हाँ यही बात है, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स, वो तो 1-2-3 हफ्ते का काम है अगर कोई ढंग से पढ़ रहा हो। कोचिंग में क्या है, बहुत लंबा खींचते हैं क्योंकि उन्हें 2 साल का कोर्स बनाना होता है। बाकी वो जैसे एनएलएम एक महीना पढ़ाते हैं कोचिंग में, एक एक 2 घंटे का काम है वो। तो ये सारी चीजें ना जो जेई मेंस में बहुत सारे मार्क्स ला सकते हैं,
अगर नहीं है प्रिपरेशन ढंग की तो सबसे पहले वही कर लो, तो उससे एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्कोर आ जाएगा। केमिस्ट्री में तुमने नोट्स बनाए थे डिटेल्ड, सबको यहाँ पर ये बताओ कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के नोट्स कैसे थे, और नोट्स तुम ओवरऑल बनाना कैसा कैसा क्या ओपिनियन है तुम्हारा? मेरे हिसाब से एक तो फिजिक्स में ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जितने काम के हों, जैसे थोड़े बहुत चैप्टर है वेव जैसे, उनमें बना लिया करो। बाकी में बस जो चीजें लग रहा है कि भूल जाऊंगा बस वो लिख लो, या चलो फिर एक स्टैटिक्स में बार। एक एक क्वांटिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ले लो, उसके अंदर कितने पेज हम्म, के नोट्स होने चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है उसमें 5-6 पेज बस, 5-6 पेज के नोट्स होने चाहिए, 5 पेज में थियोरी क्या क्या वाइज। लिखना चाहिए? 5-6 पेज में क्या क्या लिखना चाहिए? 5-6 पेज में जैसे कि कौन का अगर पूछ दिया है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इस टाइप की चीजें जो है, बस जो फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसे होते हैं अजीब से जो याद नहीं रहते, बस वो लिख दो। बाकी तो इतनी बार आ जाते हैं ना क्वेश्चंस ये में कि चीज याद हो पाँच जाते हैं। छः ये चीज 5-6 पेज में थोड़ी आएगी, ऐसे कितने फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 6 पेज में है? मेरे ख्याल में ये सब तो 2 पेज में एंड हो जाएगा। हाँ मतलब वो तो मैंने बढ़ा के मतलब मैक्सिमम बता रहा था, ये इतने में ही एंड हो जाएगा मेरे हिसाब से 2 पेज में एंड हो जाएगा ना? टोटल। तो ये यही मैं तो बना ही नहीं था notes, मतलब तुमने नोट्स ही 2 साल में। तो यार पॉइंट हाँ ये है, जैसे फिजिक्स की बात करें पर्टिकुलरली, फिजिक्स में जिसको नोट्स का सहारा लेना पड़ रहा है चीजें याद रखने, जिसको ये लग रहा है कि वो सब कुछ भूल जाएगा, उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी। मतलब जब लोग नोट्स में बहुत ज्यादा चीजें सोल्यूशन वगैरह लिखने लगते हैं तो वो पर्सनल हैंडीकैप क्रिएट हो जाता है उसमें। राइट, तो मैंने भी यार यही यही तुम मेरा ही वर्ड यूज कर रहे हो, तुमने हैंडीकैप शब्द बोला, मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तुम खुद को अपंग बना रहे हो जब तुम नोट्स की बैसाखी इस्तेमाल करते हो, तो मत करो। आप जो है जितना हो सके नोट्स में कम लिखो, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर रहे कि आपको खुद याद करना है, नोट्स आपको बाद में सहारा नहीं देंगे। वो लिख भी लेगा तब भी उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स तो यार इंट्यूशन से ही आ जाती है। हाँ, आप उसमें एटमैक्स अगर मेरे से पूछो, आप कीवर्ड्स हेडिंग्स लिख लो ताकि यार एक बार रिवाइज करना हो तो आपको हेडिंग देख के आपके मन में सारे थॉट्स आ जाए। तो यार तुमने फिजिक्स में 100 नंबर लेके आए, तो फिजिक्स के अंदर तुम्हारी और कोई कोई डिस्कवरी हो, कोई कुछ हो कि तुमने देखा हो कि यार ऐसे पढ़ के बहुत फायदा होता है फिजिक्स में? मतलब फिजिक्स में ना मैंने ऐसा देखा है कि आप जितना लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो जो आपसे अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब आपके लेवल पे भी हो तो भी चलेगा, तो आप सब लोग मिलके अगर कोई टॉपिक है, रोटेशन मान लो, रोटेशन सबका ही वीक होता है, तो अब आप 5-6 लोग बैठे हो, किसी को कुछ आता है किसी और को कुछ आता है, तो सब मिलके कोई एक नई चीज, मतलब जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है कोई अजीब सी जगह पे, तो वो आप अकेले तो शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन 5-6 लोग साथ में होंगे ना कोई आइडिया निकल आएगा। तो डिस्कशन से काफी फायदा होता है फिजिक्स में, कहने का मतलब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप हो, हाँ। के साथ तुम अपनी डिस्कशंस करते रहो, तो उनके शब्दों में भी अपने हम्म, शब्द जब तुम सीखते हो, अपने शब्दों में उनको बताते हो, तो तुम्हारा भी रिवीजन होता है, और उनके शब्दों में सुनते हो तो तुम्हारे को और क्लैरिटी मिलती है। ये डिस्कशन का बहुत हम्म, पॉइंट है। दैट्स व्हाट यू से। हम्म, तो यार हम्म। ये 100 नंबर वाले बंदे की, फिजिक्स में 100 में से 100 लाने वाले बंदे की एडवाइस है तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया। अब सबको ये बताओ कि मेरी गाइडेंस से तुमने क्या क्या सीखा? मतलब मैंने आपकी डोमिनेंट जेई जब बुक पढ़ी थी, उससे मैंने मेहनत करना सीख गया था। मैं मतलब एक दिमाग में आ गया था कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे रास्ता भी ढूंढ लिया था, और उसमें आपने बताया भी कि कैसे करना है। और मैंने एक दो चीज पकड़ी थी उसमें कि अगर सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो तो फिर पढ़ाई मत बंद कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने बैठो जैसे तो फिर बोर होना तो निश्चित है, तो थोड़ी देर चेंज कर दो सब्जेक्ट, लेकिन फिर वापस केमिस्ट्री पे आ जाओ, क्योंकि पूरा दिन वेस्ट करके कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा। मेरा पॉइंट ये है, आप जब बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, आप पढ़ाई से बोर नहीं हुए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स से बोर हो गए, अब केमिस्ट्री पढ़ दो, फिर केमिस्ट्री से बोर हो गए अब मैथ्स पढ़ दो। ऐसे करके हम्म। वेरिएशन लाते रहो ताकि आप बोर ना हो, तो इस चक्कर में पढ़ाई तो हो ही रही है ऑल थ्रू। तो ये पॉइंट तुम्हें बहुत फायदा किया। और एक और चीज जो थी कि कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि इसका आईक्यू हाई है तो ये अच्छी रैंक ही लाएगा और मेरा कम है। पहली बात, आईक्यू का तो किसी को पता ही नहीं होता कितना है, और दूसरा अगर ये बात दिमाग में आ भी रही है तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो ओनली हार्डवर्क के बेसिस पे लाए रहे हैं टॉप 100 में भी। तो राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अपने आप को बेवकूफ समझते हो तो भी राइट। रैंक आ जाएगी। होता क्या है कि आईक्यू ना, जितने लोग समझते हैं उससे ज्यादा लोगों की बहुत अच्छी आईक्यू है, पर ज्यादातर लोगों की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है,
कि ज्यादातर लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से दब जाती है। जब आप देखो, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, जैसे एग्जाम के अंदर भी, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वही क्वेश्चन आपसे घर पे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ने आपकी वो एबिलिटी को खा लिया। अगर आप ये डिप्रेशन और स्ट्रेस इनसे बाहर निकलो, सेल्फ डाउट से बाहर निकलो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत कैपेबिलिटी है। आप उस उतनी, अब हो सकता है किसी में बहुत ज्यादा आईक्यू, डेफिनेटली, पर मैक्सिमम लोगों में इतनी आईक्यू है कि वो जेई मेंस में बहुत अच्छा फोड़ सकते हैं, और जेई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक बहुत सारे लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी की आएगी थोड़ी कम हो, कोई बात नहीं भाई। तुम 800 रैंक ले आना, 2000 रैंक ले आना, कोई बात नहीं। 2000 रैंक पे तुम्हारी कोई ना मोहल्ले में थू थू हो जाएगी, ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डिसोन कर देंगे, सब बल्कि खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। एक और चीज जो मैंने सीखी थी कि कभी भी ना आधा पढ़ के नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। क्योंकि क्या है कि अभी पिछले 3-4 साल से जो लोग आधा सॉलिड स्टेट पढ़ के गए ना, वो लोग का तो नेगेटिव ही हुए हैं। क्योंकि तो सॉलिड स्टेट का एक और फैन मिल गया हमें। मैंने कम से कम 247 टाइम्स सबको वो सॉलिड स्टेट वाली स्टोरी सुनाई है। एक बार भाई ने भी वो सुनी है कि -2 मार्क्स आए थे मेरे सॉलिड स्टेट में, तो वही एग्जांपल दे रहा है कि आधा अधूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ बताओ भाई। मेरा भी एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने दिया था, जब शायद 2018 या 19 में से किसी एक साल का। उसमें भी मैंने ऐसा कुछ कर दिया था जिसमें ऑप्शन में वो बहुत ऑब्वियस लग रहा था, फिर वो गलत हो गया था मेरा। तो समझ, मतलब सॉलिड स्टेट कभी भी एडवांस में दिखे तो डिराइव कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आधा पढ़ के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे डेरिवेशंस के बारे में क्या स्टैंड पॉइंट है? मेरे हिसाब से तो जब जेई एडवांस की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको हर एक चीज डिराइव करते आनी ही चाहिए। क्योंकि जेई ऐसा आपको फॉर्मूला बेस्ड कुछ ज्यादा पूछने नहीं वाला है। पूछेगा भी तो भी क्लियर तो नहीं होगा उससे। तो सब आना चाहिए आपको अच्छे से। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा बच्चा, टीनेजर, इधर उधर कहीं बैठा है देश के कोने में, और वो सोच रहा है कि मैं बस फॉर्मूला पढ़ के चला जाता हूँ, इन पेपर सेटर्स को क्या ही पता चलेगा। पर भाई वो बहुत तेज लोग हैं, वो लोग आपको घुमाते ही ऐसे हैं कि अगर इसको अंदर की बात नहीं पता कॉन्सेप्ट की, तो ये बंदा जो है गलत ऑप्शन मार्क करेगा और फंस जाएगा हमारा बकरा। और ऐसे बकरे के वो माइनस में मार्क्स देते हैं, वो भी -2। -1 होता है जेई मेन में, एडवांस में -2 होता है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट इन एंड आउट पता हो, इसके लिए डेरिवेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि जेई ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, खासकर जेई एडवांस्ड ऐसा पेपर है जो कि सब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया गया है ओनली। शो दैट, प्रूव दैट जैसे क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आते हैं, तो यू शुड डू दैट बिकॉज इट एनहेंसेस योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड गिव्स यू अ डीप इंसाइट इनटू द कॉन्सेप्ट्स विच इज मैंडेटरी फॉर क्रैकिंग जेई एडवांस्ड। और क्या सीखा तुमने मेरे से? मतलब आप मेरे लिए बड़े भैया जैसे रहे हो। तो मैंने आपसे मेनली मेहनत करना सीखा है। मेहनत करना सीखा। ओके। हम्म। और क्या सीखा, सब्जेक्ट वाइज क्या सीखा तुमने, बताओ थोड़ा। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जब 15 दिसंबर को अनाउंस हुआ था जेई मेंस, तब ना तो मेरा हाइड्रोजन, एसपीडीएफ, एनवायरमेंटल, पॉलीमर कुछ भी नहीं आता था। मतलब चालू भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि हमारे कोचिंग में इनऑर्गेनिक लास्ट में होती है और सबको उम्मीद थी कि अप्रैल में होगा, तो कुछ नहीं पढ़ा था। 15 दिसंबर के अराउंड जब जेई मेंस अनाउंस हुआ था, तब मेरी इनऑर्गेनिक चालू भी नहीं हुई थी। मतलब जीरो, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अभी 1 महीना बाकी, इनऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक बात पता थी, आपने एक बार बताया था कि पसंद हो ना हो जेई में तो पूछने वाला है, और नहीं करूंगा तो रैंक भी नहीं आनी है। तो फिर बस मैंने चालू किया, पूरी एनसीईआरटी अगले 20-22 दिनों में खत्म कर दी थी मैंने। बस अगर पसंद ना भी हो तो भी ढंग से बस कर लेना है तो ये तुमने सीखा इनऑर्गेनिक कि को। अपनी फेवरेटिज्म नहीं हम्म। करना सब्जेक्ट में। हमारे को हम्म। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा घुस गए, और जेई के हम्म। सिलेबस का इतना सारा पोर्शन उनका छूटा हुआ है। तो यार वहां पे हम्म। मैं ये याद दिलाता हूँ कि तुम लोग कभी भी ऐसे मत करो। ये मत भूलो कि तुम्हारी मेन प्रायोरिटी जेई है। साइंस पसंद है हमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हो सकता है कोई चीजें पसंद हो हमें, पर पहले सबसे हम यहाँ पे जेई करने बैठे हैं। जेई में स्कोर हाई करना, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। ये काफी अच्छी इंसाइट थी। और क्या सीखा, और बताओ दर्शकों को। मतलब मैथ्स में मेरी बहुत वीक थी। मतलब 12th स्टार्टिंग मिड तक भी बहुत वीक थी। तो लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। प्रोसेस पे बस ट्रस्ट करते रहो, मेहनत करते रहो सही तरीके से। मतलब पता रहना चाहिए कि पाथ सही जगह एंड हो रहा है कि नहीं। बस वो करते रहोगे तो मैथ्स अच्छी हो जाएगी। जैसे लास्ट में मेरी मैथ्स तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट थी। तो बस ट्राई करते रहो। अच्छा, यानी कि
तुमने बोला कि भाई करते रहना है, रुकना नहीं है, चाहे कितना भी कम टाइम बचे। इस माइंडसेट ने तुम्हें हेल्प किया, और तुमने मैथ्स में काफी वीक मैथ से काफी स्ट्रांग बना ली कि यार कोई बात नहीं, आई कैन स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन एंड स्टिल मेक इट द बेस्ट। और कोई टिप मेरी जिसने तुम्हें बड़ा हेल्प किया हो? मतलब मैंने ये देखा था कि मॉक टेस्ट जो चीज है, आपने बताया भी था, मॉक टेस्ट दिया करो। और मॉक टेस्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि वो टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वो सही होने वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मेरे को यार, जब भी क्योंकि तुम कोई भी स्टूडेंट ना मेरे शब्द बोल देता है ना कि मॉक टेस्ट इज नॉट टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन बट अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, तो दिस इज लाइक अ गूज बम मोमेंट फॉर मी कि मेरे शब्द सुन के, मेरे शब्द कोई अब उसने अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिए, कामयाब भी हो गया, और उसके बाद वो मुझे आगे मेरे शब्द सुना रहा है, इसका मतलब है भाई मैंने कुछ किया है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, और गूज बम्स मोमेंट हो जाता है मेरा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तुम प्लीज कंटिन्यू करो, हाँ क्या बता रहे थे? मतलब अगर हम लोग एग्जाम की शक्ल एक बार देख लेंगे ना, तो हमें जब रियल एग्जाम हमारे सामने आके खड़ा होगा, तो हमें डर नहीं लगेगा। पता रहेगा कि हमें इसको कैसे फेस करना है, कैसे टैकल करना है। और मॉक टेस्ट इसीलिए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है फाइनल एग्जाम के लिए। वेरी तो गुड। मॉक टेस्ट दिया करो, भले भले सिलेबस कंप्लीट ना हो तो भी एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया यार। और कोई मैसेज जो तुम स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, कोई और जो तुमने अपनी जेई के अंदर कोई थॉट, कोई मोटिवेशनल बात या कोई टेक्निक डिस्कवर की हो? मतलब मैं बस ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रियल में जेई एडवांस एग्जाम जो है वो हमें हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करना चाहता है, क्योंकि उन्हें अच्छे इंजीनियर्स बनाने हैं। तो इसलिए आप मेहनत मेहनत बस ऐसा नहीं कि बस गधा मजदूरी कर रहा हूँ मैं, कि बस कुछ भी किया जा रहा हूँ। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पाथ क्या है और वो कहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि हम्म। अगर हमें वो नहीं पता है तो हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए बेस्ट, टू बिकम बेस्ट इन पीसीएम, नॉट टू बिकम अ गुड रैंकर इन जेई। तब जाके रैंक आएगी, अपने आप रैंक आ जाएगी। रैंक पे फोकस रख के रैंक लाना चाहोगे तो रैंक नहीं आएगी, लेकिन पीसीएम स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो अपने आप रैंक आ जाएगी। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब मैं भी यही कहता हूँ कि जब मैं यार 16 घंटे पढ़ाई कर रहा था, तो मैं ये नहीं करता था कि आईआईटी के लिए पढ़ रहा हूँ, आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना, जेई में रैंक लेके आनी। भाई इस वक्त मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस, ये जो अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। और ऑफ कोर्स आई लव्ड द सब्जेक्ट अ लॉट, but at the same time I should also be aware of the scope of JE, that I do not exceed the scope of JE, because if I do, I will waste my precious time which could have been utilized elsewhere within the scope of JE, because only that leads to a higher score. And my primary priority at this point, in this limited time that is remaining, is to get the highest score possible in JE. अब सबको ये बताओ कि तुम एडमिशन किधर ले रहे हो? मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री लेने वाला हूँ। आईआईटी एडमिशन खड़गपुर हो में गया है। कंप्यूटर, आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, क्या बात है। तो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो? अभी आगे तो मेनली मैंने ये सोचा है कि 1 डेढ़ साल जॉब करेंगे, क्योंकि मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ नहीं। तो थोड़े पैसे इकट्ठा करके फिर किसी आईटी स्टार्टअप में जा सकता हूँ, या क्या फिर खुद का कर लूंगा। टेक स्टार्टअप करना है अच्छा। तुम्हें? तो मैं भी यार, मैं भी हम्म। टेक स्टार्टअप्स के अंदर हूँ। तो तुम्हें अगर टेक स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए ऑल थ्रू, ठीक है, तुम्हारी आगे हम्म। बहुत बड़ी जर्नी है के अंदर, कभी भी तुम्हें टेक स्टार्टअप या टेक करियर से रिलेटेड भी हेल्प चाहिए हो, तो तुम मेरे को कभी भी हम्म। अप्रोच कर सकते हो। मेरे पास खुद बहुत कुछ है तुम्हें गाइड करने के लिए। प्लस मेरे पास, मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारे पास मेरी गाइडेंस का द्वार सदा के लिए खुला हुआ है। तो ऑलवेज यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम्म। ग्रेट यार, तुम्हें हम सब की तरफ से, यहाँ पे देख रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, आगे तुम्हारे इतने, मतलब इतने बड़े जो नई शुरुआत है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे तुम और कामयाब बनो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो दोस्तों, ये थी बिहार के इस लड़के श्रेष्ठ की स्टोरी, जो कि यार अब आईआईटी खड़गपुर पहुंच चुका है, जेई में ऑल इंडिया रैंक 141 लेके आया, और अपने माँ बाप को इसने आज प्राउड फील कराया। तो ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। अब देखिए 89% से लेके आज ये कहाँ पहुंच गया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में होंगे, वो इससे इंस्पिरेशन लें और आप भी ऐसी ऊंचाइयों को छुएं। और आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जो भी यार, जो भी अच्छे से समराइज करेगा इस पॉडकास्ट के लर्निंग्स को, हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे, और कुछ गलतियां होगी तो वो भी ठीक करेंगे। और ऐसी पॉडकास्ट हम आगे लेके आते रहेंगे।
आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।